कश्मीर से हमारा जो नाता है, एक मादरी वतन हमारा जो हमसे छूट गया। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, जब आज से 20, 22, 24 साल हो गया जी। हम कश्मीर से निकल आए। तो आपने जिक्र किया कि कश्मीर भी जल रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आपकी बात को बढ़ाते हैं, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इससे मैं आपकी बात बड़ी होती है। मैंने क्रांतिकारियों पर काफ़ी काम किया है, और जब मैं रिसर्च वर्क कर रहा था तो मैंने अमृतलाल नागर जी का गदर के फूल पढ़ा। गदर के फूल की भूमिका में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, जो शायद हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को जाननी चाहिए। उन्होंने लिखा कि जब वे घूमते हुए 1857 के क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, तो जो भी व्यक्ति उन्हें मिलता था किसी गांव में, कस्बे में, वो अपने यहाँ के शहीदों की बातें बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताता था। इससे उन्हें बड़ी खुशी होती थी कि इस व्यक्ति का अपनी धरती से, अपनी जमीन से इतना जुड़ाव है। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव होता है कि हमारी धरती, हमारा घर सर्वश्रेष्ठ है, वो वास्तव में सच्चा देशभक्त है। जो अपने गांव से, अपने मोहल्ले से प्यार नहीं करता, वो अपने शहर से प्यार नहीं कर सकता, और जो शहर से प्यार नहीं कर सकता, वो देश से प्यार नहीं कर सकता। जब आप कश्मीर से इतना जुड़े होने की बात करती हैं, तो मुझे लगता है आप सही मायनों में भारतीय हैं, क्योंकि आप अपनी जमीन को प्यार करती हैं, निश्चित रूप से अपने देश को ही प्यार करेंगे। और आप अपने घर को ही प्यार नहीं करते हैं, अपने गांव को प्यार नहीं करते हैं, अपने मोहल्ले को प्यार नहीं करते हैं, तो आप भारत देश को प्यार कर पाएंगे, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूं। जब आप कहती हैं आपने को कश्मीरी कहने में फक्र महसूस होता है, मुझे भी शाहजहांपुर का कहने में फक्र महसूस होता है। हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि के प्रति एक गर्व का भाव होना ही चाहिए, और तभी सही मायनों में हम इस देश के नागरिक होने लायक होंगे। कृपया आपने कविता पढ़ें। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने आज इतनी अच्छी बात इस मौके पर कही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कश्मीर का जिक्र जहाँ पे आता है कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ, और कश्मीर के लिए कुछ कहे बिना मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरा मन ये बिल्कुल नहीं मानेगा। तो मैंने मेरा मन तो था एक नज्म जो सबसे पहले मैंने कश्मीर पे लिखी है वो पढ़ूं, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। जी जी। तो मैं कोशिश करूँगी गज़ल आपके समक्ष रखूं, जिसमें कश्मीर का जिक्र है कि वो रुत भी आए, वो लम्हा भी रास आए मुझे। क्या बात। वो रुत भी आए, वो लम्हा भी रास आए मुझे, मैं गुनगुनाऊं उसे और वो गुनगुनाए मुझे। क्या बात है। मैं गुनगुनाऊं उसे और वो गुनगुनाए मुझे। क्या बात। और शेर देखिए कि मैं लिख रही हूँ फसाने तेरी निगाहों के। वाह। कि मैं लिख रही हूँ फसाने तेरी निगाहों के, कहीं कहीं खुद अपनी कहानी न भूल जाए मुझे। कहीं खुद अपनी कहानी न भूल जाए मुझे। और ये कश्मीर का शेर है, खास तौर से सुनिएगा कि शायद इस शेर के लिए ये गज़ल मैंने कही है कि जब हम कश्मीर से निकले धर धर भटके, हमने जहाँ हम 30 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद हमने बात सुना ही नहीं था कि इसके बाद भी कोई टेम्परेचर होता है, तो हमने 45 डिग्री एक टेंट में गुजारे। तो क्या बात है। उस दर्द को मैंने लिखने की कोशिश की है कि वो चिनारों के साए जो हमारे साथ रहते थे, वो सर्द हवाएं, वो ठंडी हवाएं जो हमारे बदन को हमेशा से टच करती रहती थी, छूती रहती थी, वो कहाँ गई। तो ये देखिए कि लिबास बर्फ का पहना हुआ था मौसम ने। क्या बात, क्या बात, कि लिबास बर्फ का पहना हुआ था मौसम ने। जला गए हैं चिनारों के सर्द साए मुझे, जला गए हैं चिनारों के सर्द साए मुझे। और ये शेर कि मैं एक दुकान हूँ, ये हासिल गजल शेर कि मैं एक दुकान हूँ टूटे हुए खिलौनों की। कि मैं एक दुकान हूँ टूटे हुए खिलौनों की, कभी तो काश कोई देखने को आए मुझे। कभी तो काश कोई देखने को आए मुझे। और तू चांद भी है मेरी जिंदगी का सूरज भी। अच्छा। कि तू चांद भी है मेरी जिंदगी का सूरज भी, तेरे बगैर भला कौन जगमगाए मुझे। तेरे बगैर भला कौन जगमगाए मुझे। और ये फिर से एक शेर कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के नाम, मेरी धरती के नाम, मेरे जन्मभूमि के नाम, कि तमाम शहर मुकफ़ल है एक घर के सिवा। इसमें वो दर्द है कि आप घर जाने की चाहत, घर जाने की जो छटपटाहट अंदर है, लेकिन वहाँ के हालात, वहाँ का टेररिज्म, वहाँ का जो अभी जो सीन है वो आपको सोचने तक नहीं दे रहा है कि आप वहाँ जाएं। जो अपनी आंखों से देखा, जो आपने सुना आपके साथ, आपके घर के साथ, आपके जो भी कुछ वहाँ पे उसके साथ जो भी गुजरा है,
तो ये शेर देखिए कि तमाम शहर मुकफ़िल है, मुकफ़िल मतलब लॉक है, बंद है, कि तमाम शहर मुकफ़िल है एक घर के सिवा, वो एक घर भी खंडर है मगर बुलाए मुझे। वो एक घर भी कि तमाम शहर मुकफ़िल है एक घर के सिवा, वो एक घर भी खंडर है मगर बुलाए मुझे। वो एक घर भी खंडर है मगर भुलाए मुझे। और मैं गम की आग में तप के यूं निखर जाऊं। क्या बात है कि मैं गम की आग में तप के यूं निखर जाऊं, तप के यूं निखर जाऊं। कि कोई भी आग रहना न जला पाए तुझे, कोई भी आग रहना जला न पाए तुझे। बुरुद भी आए वो लम्हा भी रास आए मुझे, मैं गुनगुनाऊं उसे और वो गुनगुनाए मुझे। मैं गुनगुनाऊं उसे और वो गुनगुनाए मुझे। बहुत सुंदर। अपनी जमीन की जड़ों और अपनी मिट्टी को सलीके से याद कर रही थी, उन दृश्यों को जीवंत और जागृत कर रही थी सुनीता रैना जी। ये दृश्य भी बदलेगा, ये परिदृश्य भी बदलेगा, और कभी हम सरस्वती पुत्र निरंतर कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे कि समाज में एक नई चेतना आएगी। सनातन टीवी और SLCPL प्रोडक्शन कविता के माध्यम से, भजनों के माध्यम से जो ये पाठशाला चला रहा है, जो परिचर्चा कर रहा है, निश्चित रूप से एक रंग लाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। मैं भाई कुलदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस संबंध में और जो अपने आगे जो भी विचार रखना चाहें। दर्शकों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, भाई अरविंद पथिक जी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के अध्यक्ष तो हैं ही सही, इसके साथ साथ SLCPL प्रोडक्शंस में जो ये कार्यक्रम द टैलेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप ये चर्चा देख रहे हैं, कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई, जो भजन तक हम कैसे पहुँचते हैं, उसका बेस क्या है, उसमें उसकी एक पूरी रूपरेखा, उसकी पूरी एक सीमा रेखा, उसकी जो तमाम वो विधाएं, तमाम वो रास्ते, वो पगडंडी या वो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे जो आपको लेखन से निकाल कर भजन तक ले जाएंगे, उसका जिम्मा भी भाई अरविंद पथिक जी ने अपने कंधों पर लिया है। और SLCPL प्रोडक्शंस और सनातन टीवी उनका इस जिम्मा लेने पर बहुत बहुत आभारी है, और हम एक बार उनका पुनः स्वागत करते हैं और उनका पुनः आभार व्यक्त करते हैं और कोटि कोटि उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम आप अभी जो देखने वाले हैं 1 घंटे का इस सनातन टीवी पर, कौन बनेगा भजन सम्राट, तो उसमें मुख्यतः हम भजन सिंगर्स को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में जो सिंगर्स हमारे भजन गाएंगे वो क्या भजन गाएंगे, उसमें एक तो भजन किसी न किसी ने तो लिखा ही होगा। भजन लिखने की वो जो प्रक्रिया है, जो अभी आप पूरा कार्यक्रम अभी देख रहे थे या आगे अभी और इसकी कड़ियाँ देखेंगे, तो आखिर में भजन आता कहाँ से है, भजन लिखा क्यों जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो पृष्ठभूमि क्या है, ये जो बताने की पाठशाला है, इसको हम लोग ऑनलाइन भी चला रहे हैं, टीवी के माध्यम से आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो उन सभी नवागंतुकों को, वेल विशर्स को, उन लोगों को जो चाहते हैं कि साहित्य में और साधना हो, ऐसे लोग हमारे बीच में पनपे, पैदा हों और आगे बढ़ें और अपने हुनर को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर्ड होकर के, प्रेरित होकर के इस क्षेत्र में आगे आए। तो इस कार्यक्रम की जो मेन मूल अवधारणा है, उसको आत्मसात कैसे हम करेंगे, दर्शक कैसे करेंगे, आने वाली जो एक नई पीढ़ी है इस साहित्य सृजन में किस तरीके से हमारे साथ जुड़ेगी और उनके वो क्रियाकलाप कैसे जन जन तक पहुंचेंगे, तो उसके लिए जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन है, उसकी ओर से जो भाई अरविंद पथिक जी ने हमें आश्वासन दिया, ना केवल आश्वासन दिया बल्कि आज आपके सामने रूबरू भी है, तो इस आभार के साथ मैं घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने के लिए।